नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए रेहन पर रघु का खंड 1 का 9वां भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास है और बेहद ही रोमांचक और बहुत ही पठनीय और प्रशंसनीय उपन्यास है यह। इस उपन्यास के बारे में जो कहा है कि यह उपन्यास वस्तुतः गांव शहर अमेरिका तक के भूगोल में फैला हुआ अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। और इसके बारे में छोटा सा अंश मैं सुनाना चाहता हूं। अखिलेश जी ने जो इस उपन्यास के बारे में कहा है और यह कहा है कि उपन्यास में केंद्रीय पात्र रघुनाथ की व्यवस्थित और सफल जिंदगी चल रही है, सब कुछ उनकी योजना और इच्छा के मुताबिक। अचानक कुछ ऐसा घटित होता है कि उनके जीवन का अर्जित यथार्थ इतना महत्वाकांक्षी, आक्रामक, हिंसक हो जाता है कि मनुष्यता की तमाम सारी आत्मीय कोमल अच्छी चीजें टूटने, बिखरने, बर्बाद होने लगती हैं। इस महाबली आक्रांता के प्रतिरोध का जो रास्ता उपन्यास के अंत में अख्तियार किया गया वह न केवल विलक्षण और अचूक है बल्कि रेहन पर रघु को यादगार व्यंजनाओं से भर देता है। सुनिए, जो बातें इसमें कही गई हैं आप भी महसूस करेंगे। तो आइए सुनिए। रेहन पर रघु का अगला भाग, खंड 1 भाग 9। सरला चली तो गई लेकिन रघुनाथ का सुकून और चैन लिए गई। रघुनाथ कई रातों तक सो नहीं सके। उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। जाने किन जन्मों का पाप था जो इस जन्म में भोग रहे थे। बच्चों को ऐसे संस्कार कहाँ से मिले, यह उनकी समझ से बाहर था। संजय को कोई नहीं मिली, न ठाकुर, न बामन, न भूमिहार, मिली तो लाला की लड़की। फिर भी वे इस लायक थे कि मुंह दिखा सकें, लेकिन यह सरला, वे किसे मुंह दिखाएंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे। लड़की के अपने तर्क थे जिन्हें वह जाते जाते सुना रही गई थी। जो भी गलत काम करता है उसके पक्ष में तर्क गढ़ लेता है। उसने भी गढ़े थे। आप दूसरों की शर्तों पर शादी कर रहे थे। यहाँ मैं करूँगी लेकिन अपनी शर्तों पर। आप मेरी स्वाधीनता दूसरे के हाथ बेच रहे थे। यहाँ मेरी स्वाधीनता सुरक्षित है। आप अतीत और वर्तमान से आगे नहीं देख रहे थे। हाँ, मैं भविष्य देख रही हूँ जहाँ स्पेस ही स्पेस है। स्पेस ही स्पेस? स्पेस माने क्या? आरक्षण और कोटा के सिवा भी इसका कोई मतलब है? यही ना कि होता आरक्षण तो यही भारतीय किसी न किसी का हल जोत रहा होता, या पढ़ने लिखने के बावजूद नगर में रिक्शा चला रहा होता। ये सब कमाल तो आरक्षण का है। तुम ही कहती थी ना कि एकदम गधा है, कुछ नहीं समझता। आज पीसीएस हो गया तो उस जैसा कोई नहीं। वे अपने मन की भड़ास निकालने के बाद हल्का महसूस कर ही रहे होते कि पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती, अरे माँ साहब, दामाद जी का क्या हाल है। और धीरे धीरे उन्हें लगता कि यह आवाज़ सिर्फ पीछे से नहीं, आगे से भी, बाएं दाएं से भी, ऊपर नीचे से भी आ रही है। चारों ओर से घाव घराना, पास पड़ोस, जान पहचान का हर आदमी उनके दामाद के लिए चिंतित है और उनसे मस्खरी कर रहा है। इसी बीच जाने किधर से किसी बच्चे की किलकारी सुनाई पड़ती और वह चहकता हुआ उनकी ओर अपनी नन्ही नन्ही बाहें फैला देता। नाना, यह देखो क्या है। वे उसके हाथ से एक कागज़ लेते जो उनकी गैर हाजिरी में चमटोल से झूरी दे गया था। यह निमंत्रण पत्र था झूरी की पोती की शादी का। तो अब यही बिरादरी उसकी बिरादरी और भवद्दी है।
न्योता, हंकारी और खान पान अब उन्हीं के साथ होना है। गया अब कुनबा। निश्चय किया रघुनाथ ने कि अब वे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेंगे। उन्होंने शीला से अपनी यह इच्छा जाहिर की कि अब उसकी नौकरी की ज़रूरत नहीं। यह नहीं बताया कि उन्हें वीआरएस और सस्पेंशन में से एक को चुनना है और इनमें से यही ठीक है जो वे करने की सोच रहे हैं। चांदनी रात थी, अगहन की। आकाश साफ था। आधा आंगन चांदनी में था, आधा उसकी छाया में। चांद सीधे रघुनाथ के चेहरे को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वे उसके जल्दी खिसक जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वह अपनी जगह से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वे उसे एकटक देखते रहे और उन्हें लगने लगा जैसे चांद दर्पण हो और उसमें दिखाई पड़ने वाले धब्बे उन्हीं के चेहरे की झाइयाँ। गांव के छौरे के पार से ही शुरू हो जाते थे ईख और अरहर के खेत, जहाँ से सियारों ने एक साथ हुआ हुआ शुरू किया। गांव से कुत्तों ने भी उसी भाव से जवाब दिया और बता दिया कि वे भी सोए नहीं हैं। शीला की खटिया रघुनाथ के बगल में ही थी और वह सो रही थी। पिछले कई दिनों से, कई रातों से यही हो रहा था। रघुनाथ रत जगा करते और शीला बातें करते करते सो जाती थी। रघुनाथ उठकर बैठ गए। अंजुरिया में उसके चेहरे को देखा। भरा भरा गोल गोरा चेहरा और नाक की कील पर चमकती हुई चांद की किरण। इससे पहले उन्होंने उसे हमेशा लेटते हुए देखा था, सोते हुए नहीं। वे एकटक निहारते रहे उसे। वह करवट लेती थी और उसका चेहरा उन्हीं की ओर था। उनसे 7 साल छोटी, मगर उम्र ने उसे भी नहीं छोड़ा था। उनके भीतर प्यार उमड़ आया। हाँ, अब भी खूबसूरत थी उसकी पत्नी। उन्हें लगा उन्होंने कभी ठीक से प्यार नहीं किया उसे। जब भी जरूरत हुई उसके साथ लेटे जरूर, लेकिन प्यार नहीं किया कभी। उन्होंने हाथ बढ़ा कर उसके ब्लाउज का एक बटन खोला, चुपके से, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सोई हुई छातियाँ जैसे नींद से जाग गईं, कुनमुनाई और उन्हें घूरने लगी। बिस्तरे पर झुकी झुकी उनमें जान बाकी थी। वे उठे और उसके बगल में लेट गए। शीला ने जगह बनाई उनके लिए और आंखें बंद किए किए खुद को उनके हवाले कर दिया। आंखें खोलने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी उंगलियां देह के हर कोने अंतरे से परिचित थी। वे बहुत देर तक एक दूसरे की देह के अंदर की उस चीज को ढूंढते रहे जो जाने कब अपना बसेरा छोड़कर चली गई थी। रघुनाथ को लग रहा था कि नहीं, कहीं नहीं गई, कहीं न कहीं इस या उस देह में है जरूर। मगर अगर वह सचमुच होती तो और कहाँ जाती। परेशान होकर, थक कर उन्होंने अपना मुंह शीला की छातियों के बीच धंसा दिया और शांत पड़ गए। मन न रहा हो तो छोड़ो, शीला फुसफुसाई। थोड़ी देर तक रघुनाथ कुछ नहीं बोले, फिर एक हिचकी ली। शीला को महसूस हुआ कि उसकी बाईं छाती से सरकती हुई जो गर्म चीज बिस्तर पर टपक रही है वह आंसू है, रघुनाथ के आंसू। उसने उनकी नंगी पीठ सहलाई आहिस्ता। मन तो कर रहा है, शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। टूटी सांसों के साथ रघुनाथ ने कहा, तो इसमें दुखी होने की कौन सी बात है। होता है ऐसा कभी कभी। नहीं, यह कभी कभी जैसी बात नहीं लग रही है शीला। बहुत तनाव में रहे हो इस बीच, इसलिए ऐसा है। नहीं नहीं, झूठी तसल्ली मत दो। मैं उस पगडंडी को पहचान गया हूँ जिससे
चलकर वह देह में घुसता है। कौन वह? बुढ़ापा, रघुनाथ बोले और फूट फूट कर रोने लगे। शीला ने उन्हें पकड़कर बिठाया और सांत्वना में कहा, ऐसा कुछ नहीं है, दिमागी फितूर के सिवा बेमतलब सोचते रहते हो दिन रात। मैंने कोई शिकायत की है कभी? और क्या चाहते हो, हमेशा जवान ही रहोगे ऐसे? यह सब बेटी बेटों के लिए छोड़ो, हमारी तुम्हारी उम्र थोड़े ही है यह सब करने की। अगले चौथे या पांचवें दिन शाम जब रघुनाथ कॉलेज से लौटे तो शीला ने खबर दी कि टेस्ट देकर धनंजय आ गया है। ऐसे अगर यह वह खबर न देती तब भी बरामदे में खड़ी बाइक देखकर वे समझ गए थे। कपड़े बदलकर जब वह बाहर आए तो धनंजय को देखा। पूछा, अब की कैसे हुए पर्चे? बहुत अच्छा, निकाल लूँगा इस बार। 5 साल से यही सुन रहा हूँ, इस बार निकाल लेते हो? SC ST कोटा और घटी सीटों पर तो मेरा बस नहीं, उसके लिए मैं क्या करूं? रघुनाथ ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच शीला बाप बेटे के लिए चाय लेकर आई। चुपचाप चाय पीते रहे। चुप्पी तोड़ी राजू ने ही। सुना है आप समय से पहले ही रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेने वाले नहीं, ले लिया, आज ही चिट्ठी दे दी। ऐसा क्यों किया आपने? यह मुझसे नहीं, अपने भाई संजय से पूछो। शीला की ओर देखते हुए रघुनाथ बोले, संजय तो है नहीं, हूँ मैं। कोई फैसला लेने से पहले आपको हमसे बताना तो चाहिए था। बताते तो क्या करते तुम? उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए तन गया। एक की हाँ देख ली, दूसरे की ना नहीं सुनना चाहता, और अभी वह दिन नहीं आया है कि मैं तुम्हारी सलाह पर चलूं। धनंजय उन्हें देखता रहा, फिर माँ की ओर देखा। शीला सिर झुकाए बैठी रही, कुछ नहीं बोली। आपको निर्णय लेते समय मेरे बारे में सोचना चाहिए था। अभी अधर में लटका है मेरा भविष्य। यही सोचते सोचते मैं बूढ़ा हो गया। तुम बालिग हो अब, अपना खुद देखो। रघुनाथ ने बहुत बहुत बेरुखी से कहा। इस उत्तर से धनंजय कसमसा कर रह गया। उसने इस उम्मीद में माँ की ओर देखा कि शायद वह कुछ कहें। आपको यह बुद्धि दीदी और संजय के समय क्यों नहीं आई थी? मेरे ही समय क्यों आ रही है? शीला को बुरा लगा। उसने टोका, चुप रह राजू, कब क्या बोलना चाहिए समझते नहीं क्या? सब समझता हूँ माँ, इतना ना समझ नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे ही चिढ़े रहते हैं ये। तुम जानती हो कि टेस्ट का क्या भरोसा। यही सोचकर मैंने नोएडा के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का पता किया। इंस्टीट्यूट तो और भी कई हैं, लेकिन उनके रेट बहुत हाई हैं। यही है जो अच्छा भी है और अपनी सीमा का भी। दूसरों से डोनेशन 3 लाख, लेकिन मुझसे 2.5 ही ले रहा है। सब मिलाकर 1 साल का खर्च 6 लाख पड़ रहा है। और अब जब मेरा मामला आया है तो ये रिटायरमेंट होकर घर बैठ रहे हैं। अपने को मेरी स्थिति में रखकर सोचो ना। रघुनाथ सुनते हुए चुपचाप बैठे रहे। शीला ने उन्हें देखा और उन्होंने शीला को। कोई किसी से नहीं बोला। रघुनाथ उठकर अंदर गए और थोड़ी देर बाद नोटों की गड्डियों के साथ बाहर आए। ये लो 4.5 लाख, बाकी के 6 महीने में ले जाना। उन्होंने गड्डियाँ उसके आगे फेंक दी और वहाँ से हट गए। खंड 1 समाप्त।